हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसके बाद फोर्थ चैप्टर हमने ट्रायंगल्स लिया है, जो कि टर्म 1 में आने वाला है। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लिए हैं। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ, आपके समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये कह रहा है दो ट्राइंगल है, एंगल B और E इक्वल है, F और C इक्वल है, AB 3DE है। तो इसको मैं एक काम करता हूं, एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर लेता हूं। इसको तो मैंने नाम दे दिया ABC और इसको मैंने नाम दे दिया DEF। देखो ये क्या कह रहा है, जो AB साइड है वो DE का 3 टाइम्स है। DE अगर x है तो ये 3x हो गया। ओके, अब दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल F इक्वल है एंगल C के। तो देखो दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो गई, यहां से ये तो हमें पता चल गया। ओके, अब AB 3DE के इक्वल है, इसका मतलब ये साइड 3 टाइम्स है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती ये, कारण क्या है कॉन्ग्रुएंट न होने का? भाई साइड तो इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब होता है साइज भी वही, शेप भी वही। इसमें शेप तो वही आ जाएगी, लेकिन साइज सेम नहीं है, क्योंकि ए बी साइड 3 टाइम्स है, तो सभी साइड्स 3 टाइम्स हो जाएंगी कोरस्पोंडिंग साइड के DEF ट्रायंगल के। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये करेक्ट है। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ये भी गलत हो गया। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डायगोनल है AC और BD, और ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल है। तो ABCD, ओके, AB और DC आपस में पैरेलल है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पर। AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें दिया हुआ है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, क्या ये सही है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब ये पैरेलल लाइंस है ट्रेपीजियम में, ये दोनों ट्रायंगल हमेशा आपस में सिमिलर होती है। किस वजह से सिमिलर होती हैं? देखो दो एंगल सेम हो गए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम है, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल्स हो जाती है सिमिलर। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर है। अब क्या ये वाला रेशियो हमें कैसे पता चलेगा? जब भी हमें रेशियो लेना हो कोरस्पोंडिंग पार्ट लिख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कैसे? जैसे ऊपर AOB ट्रायंगल है, तो A वाला किसके इक्वल था? C वाले के, इस ट्रायंगल के C वाले एंगल के इक्वल। तो A का कोरस्पोंडिंग पार्ट C, B का कोरस्पोंडिंग पार्ट D, और जो बच गया उसका कोरस्पोंडिंग पार्ट, इधर भी जो बच गया वही होगा। इधर O बचा है, इधर भी O बचा है। ओके, अब हम देखते हैं OA कह रहा है ये। ठीक है, OA ले लिया मैंने, इसके डिवाइड में जाएगा OC। बिल्कुल ठीक है, ये तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ही लिया है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट है क्या। OB लिया इसने, OB, तो इधर OD होना चाहिए, OD ही है।
तो इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर एंगल ए डी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो बी के इक्वल है, ठीक है, और ये सब डायमेंशंस दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ डीई, डीई निकालना है। देखो फिर से सिमिलर करना है और साइड्स का रेशियो लेना है। कंफ्यूजन किस में होती है, कौन सी साइड्स के नीचे कौन सी साइड रखें, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अलग से लिख लो। कैसे, देखो एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको ए ई डी, और एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए बी सी। ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, सिमिलर है ये। कैसे सिमिलर है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एक एंगल कॉमन हो गया, एक एंगल ये गिवन ही है, एक एंगल इक्वल गिवन है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लिखेंगे, देखो इसका ए वाला एंगल इसके ए वाले एंगल के ही इक्वल है। कैसे, कॉमन है तो। अच्छा, ए डी का जो एंगल डी है वो इसके बी के इक्वल है, तो डी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बी हो गया, और जो बच गया वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग कर दो, इसका ई पार्ट बच गया और ए बी सी का सी पार्ट बच गया, वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो गए। ओके, अब हमसे पूछ रहा है डीई, तो एक जगह तो हमें डीई को लेना पड़ेगा, डीई को तो लेना ही पड़ेगा रेशियो में। डीई के नीचे फिर बीसी को ही लेना पड़ेगा, और कोई साइड हम नहीं ले सकते, बीसी 5.5 है, इज इक्वल टू, अब कोई भी ऐसी साइड जो हमें पता हो, देखो ए ई हमें पता है, ए ई, देखो ए ई पता है, और इसके डिवाइड में लेना पड़ेगा ए सी को, तो ए सी हमें नहीं पता, तो ए ई नहीं लेंगे हम, ए ई नहीं लेंगे। अच्छा, और कौन सी साइड ले सकते हैं हम, ए ई हमने नहीं ली, ए डी चेक कर लेते हैं, ए डी, यस ए डी हमें पता है, और इधर फिर ए बी लेना पड़ेगा, ए बी, यस ए बी भी पता है, तो यही है वो जो रेशियो हमें चाहिए था। देखो मैं इक्वल टू में क्या लिखता हूं, ए डी दैट इज 6.8, और डिवाइडेड बाय, ए डी के डिवाइड में आएगा ए बी क्या है 8.6 प्लस 2.4, यानी कि ये हो गया 11, ये 11 हो गया, आप लोग चेक कर लें इसको, ये 11 हो जाएगा। ओके, अब डीई कैसे निकलेगा, 6.8 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 11। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बनेगा 0.4, सॉरी 0.5, और 0.5 इंटू 6.8 3.4 बन गया, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3.4। देखो अगर हम इस तरीके से, जो ये प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है, अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो कर लेते हैं सिमिलैरिटी में, तो कभी भी आपको रेशियो लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे बड़ी ट्रायंगल में कंफ्यूजन ही यही होती है कि किस साइड का किससे रेशियो ले। अगर आपने ये पार्ट लिख लिया कि कौन सा पार्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो आपको इस चीज में कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी 90 है, ठीक है, एंड बी डी परपेंडिकुलर, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो इसमें मैंने आपको तीन रूल्स बताए हुए हैं, तीन रूल्स बताए हुए हैं। पाइथागोरस वाली वो जो ट्रायंगल्स वाली वीडियो है ओसवाल की, वो भी आप देख सकते हैं, और जो मैंने सैंपल पेपर सोल्व करवाए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। मैंने तीन यहाँ पर रिजल्ट बताए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्या रिजल्ट याद रखने हैं, बीडी का स्क्वायर, जो बीच वाली साइड है, बीच वाला परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है एडी इंटू सी डी के, ये आपको याद रखना है, एडी इंटू सी डी के इक्वल होता है। और बाकी दो रिजल्ट, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है, ए बी के इधर वाली ही साइड लेनी है, जब ए बी का स्क्वायर ले रहा हूं तो ए बी के इधर वाली साइड एडी, और कंप्लीट साइड ए सी, एडी इंटू ए सी। इसी तरीके से अगर मुझे बीसी स्क्वायर चाहिए, बीसी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, बीसी के साइड वाली सीडी, सीडी इंटू कंप्लीट साइड एसी। तो ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट्स भी पूछे जा सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। बेसिक मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में बिल्कुल सेम कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ठीक है, अब यूज करते हैं हम इस कंसेप्ट को और सोल्व करते हैं। देखो CD हमसे पूछा जा रहा है, मान लो x है। अब मुझे पता है कि BD स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स होता है। तो क्या करना है, 4 डिवाइड ही तो करना है। 64/4 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो ये तीनों रिजल्ट्स आप याद रखें, और ये भी याद रखें कहां लगता है ये लगता है जब एक राइट ट्रायंगल है और फिर जहां से जिस पे राइट एंगल है उसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तभी ये रूल लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द वैल्यू ऑफ एच, ये रही, in the adjoining figure is at which the tennis ball must be hit is just pass over the net and land 6 मीटर अवे। यहां से इस तरीके से मारा गया कि ये 6 मीटर दूर जाकर गिरती है फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट। ठीक है, ये सब डायमेंशंस दी हुई है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल, इन दोनों का कंसेप्ट याद रखो। छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल कैसे, देखो छोटी ट्रायंगल की साइड 6 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड 6 प्लस 12 18 इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड 0.9 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड h। इस तरीके से आपको याद रखना है। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2.7 आ गया इसका आंसर, 2.7। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू डीसी, ये वाली साइड इसके पैरेलल दी हुई है। AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ OA इंटू CQ इज, OA वाली साइड है, CQ ये वाली साइड है, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। देखो सिमिलैरिटी ही लगेगी यहां पर। क्यों लगेगी, मुझे पैरेलल दिख गया, पैरेलल दिख गया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल हो गई सिमिलर। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग हो गया C, P P के कोरस्पॉन्डिंग हो गया Q। अब जो बच गया वो आपस में सिमिलर, आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो गए O O। अच्छा, अब हमें OA और CQ ऐसी दो साइड लेनी है, OA वाली। तो देखो OA अगर मैं लेता हूं OA, तो इसके डिवाइड में CO आएगा, या OC बोल सकते हैं, OC बोल दो या CO, वो तो एक ही बात है। अच्छा, इक्वल टू में अब देखो एक साइड CQ भी कह रहा है ये, तो CQ तो ये है, तो मतलब ये आएगा AP बाय CQ। अच्छा, CQ ऊपर मत लिख देना इधर, कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो इधर OA इसकी साइड ऊपर रखी है, तो इक्वल टू में दूसरी में भी इसकी इसी की साइड ऊपर रखी जाएगी, यानी कि AP बाय CQ लिखेंगे हम। AP बाय CQ क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया हुआ है, कर दो। OA इंटू CQ वो किसके इक्वल हो गया, OC इंटू AP, OC इंटू AP। मुझे दिख रहा है C ऑप्शन कि OA इंटू CQ किसके इक्वल आ गया, OC इंटू AP। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन ट्राइंगल एबीसी AD परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, और AD स्क्वायर, ये देखो ये क्या दिया हुआ है। अगर आपको वो रिजल्ट याद है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। ये इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है AD किसके, BC के, ठीक है। और AD स्क्वायर देखो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, BD इंटू CD, दिस इंटू दिस, BD इंटू CD। ये देखो अभी अभी मैंने आपको ये रिजल्ट बताया कि जब परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है। ऐसा किस केस में होता है, जब ये 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब एंगल A यहां पर 90 डिग्री है। और पूछा भी हमसे क्या गया है, फाइंड एंगल BAC। तो BAC डायरेक्ट उस रिजल्ट के बेस पर हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ये तीन रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख लें इनको, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो
इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 90 डिग्री। देखो उसी रिजल्ट से हमने ये पता लगा लिया, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी आपको दिख रहा होगा, सिमिलर टू ओबीए, ओबीए के सिमिलर है। ओके ये 125 दिया हुआ है ये वाला एंगल, एंगल सी डी ओ 70 है, ठीक है। देन एंगल ओ ए बी निकालना है हमें, यानी कि ये वाला एंगल बहुत इजी है। देखो कैसे निकालेंगे, सिमिलैरिटी से मैं देख रहा हूं इसका जो डी है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, बी के। देखो सेकंड नंबर पे डी है, इधर सेकंड नंबर पे बी है, तो डी बी के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि इसका बी वाला एंगल वही होगा जो इसका डी पे है, यानी कि 70। ये एंगल मुझे पता चल गया 70। अब आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, चाहो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। कैसे, देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि इसको z मान लिया तो x प्लस वाई हमेशा z के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 70 क्या ऐड करूंगी 125 बन जाए, सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं 55, सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं हम कि 55 ऐड करने पर ही तो 70 में 125 बनेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लगा दे एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे भाई, ये ट्रायंगल दी हुई है, ये है 125, एक स्ट्रेट लाइन पर सम होता है 180 का। अब ये 125 है तो ये बचा 55, ये वाला एंगल बच गया 55 और ये एंगल है 70, टोटल सम 180 करना है तो ये एंगल आप निकाल लें, यू विल गेट 55। तो आपको 55 मिल जाएगा ये वाला एंगल भी। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 34। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, ये वर्टिकल स्टिक है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग, ये शेडो बना रही है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर, देखो जब भी सेम टाइम बोल देना ट्रायंगल सिमिलर होती है। टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर, एक टावर है जो कि 50 मीटर की शेडो बना रहा है ग्राउंड पर, 50 मीटर की इसकी शेडो है। हाइट क्या होगी, देखो शेडो से हाइट डबल है, शेडो से हाइट डबल कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये देखो ये डबल है, 10 से हुआ 20, ये भी डबल करो 50 से होगा 100। अच्छा दूसरी अप्रोच बताता हूं मैं आपको, शेडो 10 से 50 हो गई 5 टाइम्स, हाइट भी 20 से 100 हो जाएगी 5 टाइम्स। तो जो मर्जी आप लगाना चाहें वो लगा दे, आंसर इसका होगा 100 मीटर। सिंपल रेशो का ही तो क्वेश्चन है, तो रेशो में यही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 35। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पर लाइट जल रही है, एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक गर्ल है जो कि यहाँ से इस तरीके से दूर जा रही है, दूर जा रही है, और उसकी स्पीड कितनी है 1.2 मीटर चल जाती है वो एक सेकंड में। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव, लैम्प 3.6 मीटर अबव है, और द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ हर शेडो, गर्ल की शेडो कितनी बनेगी आफ्टर 4 सेकंड। पहले हम ये देख लेते हैं 4 सेकंड में वो गई कितना दूर। कैसे भाई, 1.2 जाती है एक सेकंड में, इंटू 4 कर दिया, 4.8 मीटर जाएगी वो 4 सेकंड्स में, यानी कि मान लो यहाँ पहुंच गई वो, तो ये जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर का हो गया। लैंप से कितना दूर गई वो 4 सेकंड में, 4.8। अब ये इसकी शेडो बन रही है, ये इसकी शेडो बन रही है, और इसी की हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है, तो इसी की लेंथ निकालनी है, लेट एक्स इसकी लेंथ है। ओके गर्ल की हाइट भी दे रखी है तो वो भी मैं लिख देता हूं, 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम 0.9 मीटर, 0.9 मीटर 100 से डिवाइड करके। ओके अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या रूल बताया, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल,
तो छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल वाला रूल लगा दो। छोटी ट्रायंगल की साइड है 0.9, बड़े ट्रायंगल की साइड है 3.6 इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल की साइड है x डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई 4.8 प्लस x। सिर्फ 4.8 मत लिख देना, क्योंकि 4.8 तो सिर्फ इतना है, तुम्हें पूरी साइड चाहिए बड़े ट्रायंगल की। 4.8 प्लस x। ओके, अब या तो ऑप्शन में से उठा लो, देखो ये बन रहा है 1/4, 1/4 बन रहा है, तो ऑप्शन में से उठा लो कि कहां से ये 1/4 बन जाएगा। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हमेशा आपके पास ऑप्शन होता ही है। चलो करते हैं। 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, माइनस किया 3x इज इक्वल टू 4.8 एंड x इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1.6। 1.6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर दी हुई है एंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ पेरीमीटर्स दिए हुए हैं, और एक साइड दे दी एबीसी ट्रायंगल की बीसी, और ईएफ हमें निकालना है। बहुत इजी है, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स का रेशो और पेरीमीटर का रेशो इक्वल होता है। काफी बार बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स का रेशो, एंगल बाइसेक्टर्स का रेशो, उनके मीडियंस का रेशो, उनके एल्टीट्यूड का रेशो और उनके पेरीमीटर का रेशो, ये सभी रेशोज इक्वल होते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी रेशोज इक्वल होते हैं। ओके, अब क्या है, पेरीमीटर का रेशो 30/18 बन रहा है। अब साइड्स का रेशो लेना है। अब देखो पेरीमीटर ऊपर किसका रखा है मैंने, एबीसी ट्रायंगल का, तो एबीसी की ही साइड ऊपर होनी चाहिए 9 डिवाइडेड बाय ईएफ वाली साइड नीचे होगी। ठीक है, बीसी और ईएफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ही है ये, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट विल बी 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 30, ये ईएफ आएगा। सिर्फ 3 से कट करो, 10 को रहने दो, 654/10 5.4, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा 37 डैश स्टेट दैट in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। सिक्स्थ क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, काफी इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 38, राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ p। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा, इसका हाइपोटेनस p है, वन साइड ऑफ लेंथ q, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, लेट ये ले ली मैंने, q है, एंड p माइनस क्यू 1 दिया हुआ है, p माइनस क्यू 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज, तो थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। देखो अगर ये p माइनस क्यू 1 के इक्वल है, तो p की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो q को इधर ले जाता हूं, 1 प्लस क्यू हो गया। p की अगर मैंने वैल्यू निकाली तो 1 प्लस क्यू हो गया, और थर्ड साइड को मैं x मान लेता हूं। पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करता हूं, यहां पर सिंपल कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, मैं यूज करता हूं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू में तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, तो प्लस कर देता हूं मैं, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर ओपन करने में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर जाके, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 क्यू आ गया, एक्स क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट।
इसका स्क्वायर रूट आ गया x। तो ये हम देख सकते हैं कहीं ऑप्शन में, ए ऑप्शन में नजर आ रहा है ये। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो काफी स्टूडेंट ये पी और क्यू देखकर डर जाते हैं, तो डाटा भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, डाटा भी हम पुट कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ज्यादातर डाटा पुट करने की होती है, कोई नंबर, क्योंकि नंबर के साथ खेलना आसान है, नंबर के साथ खेलना काफी आसान है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस P है और एक साइड Q है, ठीक है, और P माइनस क्यू 1 है। ऐसी कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ रही हो कि हाइपोटेनस से एक कम करेंगे तो कोई एक साइड आ जाए। मुझे दिमाग में आ रही है 3 4 5 की, यानी कि हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, यानी कि P की जगह मैंने 5 ले लिया, Q की जगह मैंने 4 ले लिया। अब देखो P माइनस क्यू 1 भी हो रहा है और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। मेरे दिमाग में ये सीधा आया कि 3 4 5 रखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, मेन बात ये, थर्ड साइड देखो क्या है 3, हम वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें 3 आ गया वही हमारा आंसर। तो मैंने पुट किया Q की जगह 4 पुट किया यहां पर, तो 1 प्लस 8 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा और किसी में आप चेक करके देख लो, किसी में भी 3 नहीं बनेगा, और किसी में 3 नहीं बनेगा, तो थर्ड साइड कहां से हो जाएगी वो। तो यहां पर चेक करके देखो, रूट पी, पी हमारा 5 है, ये तो रूट में आ गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पी माइनस क्यू 1, 1 का रूट 1 ही आ गया, ये तो ये भी नहीं है, और रूट पी ये भी रूट में आ गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से भी हम दिमाग को चला सकते हैं कि ये ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 12, ठीक है, ये रोम्बस है, इसके डायगोनल्स की लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज 16 एंड 12, 16 और 12 दी हुई है। अब देखो रोम्बस के डायगोनल हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मतलब ये पूरी अगर 12 है तो 6 ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, 6 नीचे वाला, बराबर आधे आधे हिस्से में बांट दिया। ये पूरा 16 है तो 8 इधर वाला हो जाएगा, 8 इधर वाला हो जाएगा। ये बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट कितने एंगल पर करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं बाइसेक्ट, 90 डिग्री पर। तो जब हमें एक राइट ट्रायंगल तो ये नजर आ ही रही है, राइट ट्रायंगल, क्यों ना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली जाए। तो कैसे करेंगे, इसको x मान लिया, जो हमें साइड निकालनी है रोम्बस की, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, कहीं से भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। इसको x मान लिया, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 36। वैसे तो 8 6 देखकर काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में आंसर पहले ही आ गया होगा कि ये तो 10 होगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, काफी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। एक्स स्क्वायर 100 आ गया, तो किसका स्क्वायर होता है ये, 10 का, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो एक बात हमने पढ़ी हुई है राइट ट्रायंगल में, क्या, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो तो किसी के इक्वल नहीं हो सकती, बाकी दोनों साइड ही इक्वल है। बाकी सिंबल से भी हमें पता चल रहा है, इसने यहाँ पे दो वो लगाए हुए हैं डैश, इधर भी 2 डैश लगाए हुए हैं, इसका मतलब ए सी और सी बी एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा अब राइट एंगल है सी पे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो करना बनता है, कर लेते हैं। देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो एक तरफ किसका स्क्वायर रहेगा, हाइपोटेनस का, दूसरी तरफ किसका स्क्वायर रहेगा, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का, और ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इक्वल है भाई, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि अगर BC को भी मैं AC लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो AC स्क्वायर प्लस इसको भी मैं AC स्क्वायर ही मान लेता हूं, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया, कौन, AB स्क्वायर हो गया 2AC स्क्वायर। तो कौन सा रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ए वाला रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है।
तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कई बार इसका उल्टा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन में दे दिया होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो कि आइसोसेलेस है, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के इक्वल है, तो बताओ एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है? तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस से ही बना है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। यहां से ये बन गया तो यहां से वापस ये भी तो बन सकता है, और ये राइट ट्रायंगल में होता है, तो हम समझ गए कि एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, अगर एंगल ए या बी पूछ ले तो 45 होगा, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और टोटल सम 180 होता है, तो 45 45 ये 90। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे ये भी मैं बता देता हूं आपको। मान लो आपको दे दिया किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन कि ए सी स्क्वायर 2ab स्क्वायर के इक्वल है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बताओ एंगल बी कितना होगा? देखो, ए सी स्क्वायर एक तरफ लिखा हुआ है, यहाँ 2ab स्क्वायर है, यानी कि दो साइड्स को ऐड करके बना होगा ये। तो ए सी स्क्वायर मतलब ए सी हाइपोटेनस है, ए सी के अपोजिट एंगल बी, तो बी 90 होगा। अगर एंगल ए या एंगल सी कुछ भी पूछ ले तो 45 45 लगाना है हमें। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी डी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे। ओके, हमें दिया हुआ है दैट पी डी परपेंडिकुलर टू क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले तो कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी डी, ये लो, पी डी परपेंडिकुलर है क्यू आर के, तो ये क्यू आर हो गया। सच दैट डी लाई ऑन क्यू आर, ठीक है। पी क्यू ए के इक्वल है, ये ए हो गया। पी आर बी के इक्वल है, पी आर, ये बी हो गया। क्यू डी सी के इक्वल है, क्यू डी, ये सी हो गया। एंड डी आर डी के इक्वल है, डी आर, ये डी हो गया। ओके, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे? ये हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसने फैक्टराइज करके लिखा हुआ है बस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, अभी निकाल देते हैं। देखिए, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं पी डी स्क्वायर निकाल सकता हूं। पी डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देखो, माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने इक्वल टू में परपेंडिकुलर लिया, ना कि हाइपोटेनस। अगर इक्वल टू में परपेंडिकुलर या बेस कोई भी चीज ले ली जाए तो इधर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से दूसरे वाली साइड हमें माइनस करनी पड़ती है, दूसरे वाली साइड का स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूं तो भी मैं पी डी स्क्वायर निकाल सकता हूं, तो भी मैं पी डी स्क्वायर निकाल सकता हूं। ओके, निकालते हैं। वो क्या बनेगा? हाइपोटेनस बी है इस बार, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस लगाया है मैंने, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये भी पी डी स्क्वायर, ये भी पी डी स्क्वायर, तो दोनों इक्वल होंगे। ये इनको इक्वल रख दो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल हो गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर ले आओ, क्योंकि हमसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो प्लस का हो गया, सी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ये डी स्क्वायर को चेंज नहीं करना, ये तो माइनस का ही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास आ गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, एरिया दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का हमें 40 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। या तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा कोई डाटा आ जाए जिसका एरिया 40 बनता हो,
पेरीमीटर 40 पेरीमीटर भी 40 बनता हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बहुत ही इजीली ये सोल्व हो जाएगा। एक बार 15 8 17 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 17 दिखाई दे रहा है। 15 8 17 वाला एक बार देखते हैं उसका बन रहा है क्या। 8 15 17 15 8 जा 120/2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब तो वही लगाना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा और पूरे तरीके से ही सोल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले ये ट्रायंगल हो गई, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। ये कह रहा है कि एरिया यानी कि हाफ इंटू ए बी 40 के इक्वल है, यानी कि ए इंटू बी 80 के इक्वल हो गया। ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 80 आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या करें, पेरीमीटर 40 है, पेरीमीटर का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ये 40 के इक्वल है। तो अगर मैं हाइपोटेनस यहां से निकालता हूं तो वो आ गया 40 माइनस ए प्लस बी लिख लो या ऐसे लिख लो, इस तरीके से लिख लेते हैं। सी ये हो गया 40 माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, ये सी की वैल्यू आ गई, ये ए बी आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे देखो, पहले 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी कि 80 इंटू ए प्लस बी, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है, ए प्लस बी है, तो प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा। और थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आया 1600 माइनस 80 इंटू ए प्लस बी, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, तो वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि जीरो हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जीरो हो गया। अच्छा, ए बी की वैल्यू मुझे 80 ये पता है, तो यहां मैं 80 रख देता हूं। 2 इंटू 80 ये 160 हो गया, 160। ओके, 160 इसमें ऐड होगा, तो 80 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 160 ऐड होगा तो 1760 बन गया। ओके, ए प्लस बी क्या आ गया, 1760 डिवाइडेड बाय 80, मैं देख रहा हूं 22 आ गया ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करने पर 22 आता है, यहां रख दो। हाइपोटेनस ही तो पूछा है, सी निकाल दो। सी कैसे निकलेगा, 40 माइनस 22, 40 में से 22 अगर हम माइनस करते हैं देन आई विल गेट 18, यानी कि सी की वैल्यू 18 हो गई। सी की वैल्यू 18 हो गई, तो हाइपोटेनस 18 हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18। तो देखिए एक बार क्विकली दोबारा पूरा रिवाइज करवा देता हूं मैं। पहले एरिया दिया हुआ था हाफ इंटू ए बी, मैंने यूज किया, ए बी की वैल्यू आ गई 80। फिर पेरीमीटर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 40, वहां से मैंने हाइपोटेनस निकाला 40 माइनस ए प्लस बी, तो सी की जो वैल्यू है 40 माइनस ए प्लस बी आ गया। अब मैंने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ये रहा, इसका स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये इसका होल स्क्वायर है, इसकी दोबारा मैंने आइडेंटिटी ओपन की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू पुट की 80 और बाकी अपने आप ही सोल्व हो गया। ए प्लस बी सीधा 22 आ गया, और 22 मैंने पुट किया, सी की वैल्यू आ गई 18, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई, ठीक है, ये 18 मीटर हाई है, कास्ट ए शेडो 9.6 मीटर, ठीक है, ये 9.6 मीटर है। देन द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पोल, यानी कि यहां से फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो, शेडो के फार एंड यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी हमें निकालना है। ए बी, सिंपल पाइथागोरस का क्वेश्चन है,
18 स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो, 18 स्क्वायर होता है 324 प्लस 9.6 होता है 92.6416, 92.16 हो गया इसका। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो ये बनेगा, पॉइंट में तो 16 रहेगा, 2 प्लस 4 6, 9 प्लस 2 11 और ये आ गया 4। तो ये ए बी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है? ये किसका स्क्वायर हो सकता है? देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, उससे कम है, उससे कम है। और 20 का स्क्वायर होता है 400, उससे ज्यादा है। तो 20.4 ही बच गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है इसको, बहुत ही इजीली हम गेस कर सकते हैं किस किस के बीच में है, वो मैंने पता कर लिया। देखो इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 441, तो वो तो ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 21 से कम आएगा। और इससे कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 20 का 400, 400, तो 400 से ज्यादा है ये, यानी कि 400 से ज्यादा है, मतलब 20 से ज्यादा आंसर होगा, 21 से कम होगा। एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है 20.4, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, मैच करना है, ये कोड्स दिए हुए हैं। ओके, ए क्राइटेरिया, एस 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 एस, ये तो काफी इजी है। तो हम देखते हैं, दो साइड्स का रेशियो ले रखा है, दो एंगल सेम ले रखे हैं, तो ये क्लियर सी बात है कि एस ए एस होगा, यानी कि P2 एक में ही है, बाकी हमें चेक ही नहीं करना, इसका मतलब मत चेक करना, बाकी P2 ही ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आर देखो, तीनों साइड ले रखी है, एस 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 होगा, आर थ्री भी आ रहा है इसके अंदर। चलो और चेक कर लेते हैं, ये पैरेलल है तो रेशो सेम, ये बीपीटी होता है, मतलब एस फोर भी है इसके अंदर। तो अब बचा पी Q1। अब मुझे नहीं लगता Q1 को भी तुम चेक करोगे क्या, चलो बाकी आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी डीई और बीसी पैरेलल है, ठीक है भाई, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, क्योंकि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर। ये ए बी सी बना लिया, डीई और बीसी पैरेलल है, ठीक है, ये डीई और ये बीसी इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए ई एट ई, देन मैच, ठीक है, मैच करते हैं। देखो पहले क्या करें, ए डी बाई डी बी, ए डी और डी बी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट उठाओ, ए डी का कोरस्पॉन्डिंग ए ई अपॉन बी डी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी, ये रहा सेकेंड। P2, P2 एक ही ऑप्शन में, P2 एक ही ऑप्शन में, इट मीन्स सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल। बाकी आप और मैच करना चाहते हैं तो सेकंड उठा लो, ए बी अपॉन ए डी, ए बी पूरी साइड ली है और फिर ए डी ऊपर वाली, इधर भी पूरी साइड ए सी, फिर ऊपर वाली ए ई, तो बस ए सी ए ई, यानी कि Q1 हो गया, इसमें Q1 ही दे रखा है और Q1 भी और किसी में नहीं है, तो यही आंसर करेक्ट होगा, दो बार कंफर्म हो गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल चैप्टर अरिहंत बुक से कंप्लीट कर लिया है। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 पार्ट आएंगे। वो 3 पार्ट इसलिए आएंगे क्योंकि 2 पार्ट में तो एमसीक्यूज हो गए, जैसे फर्स्ट 25 और फिर उसके बाद के जो होंगे वो सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि सैंपल पेपर में हमें केस बेस्ड क्वेश्चन 2 चैप्टर से दिए गए हैं, एक है पॉलिनोमियल और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जरूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करें, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।